गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। साथियों, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड वालों से बेहतर कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे चैनल से एक टॉपिक पढ़िए और उसी टॉपिक को जा करके दूसरे चैनल पर पढ़िए। निश्चित रूप से आपको फर्क नज़र आएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है समकोण त्रिभुज। इस टॉपिक में हम समकोण त्रिभुज की पहचान और परिभाषा को जानेंगे। भुजाओं में संबंध क्या होता है, इस चीज को जानेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप कैसे निकालेंगे, और समकोण त्रिभुज की माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है और समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। इन सभी चीजों को आज जानेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं समकोण त्रिभुज है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, समकोण, पहले यहाँ पर ये जान लीजिए कि समकोण क्या होता है। 90 अंश के कोण को ही हम कहते हैं समकोण। 90 अंश के कोण को ही क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। अतः ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम कहेंगे यह समकोण है। देखिए यहाँ पर ये वाला कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है ना। शेष दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों 90 अंश से कम है। तो इसकी परिभाषा और पहचान यही होती है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। शेष दो कोण शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। कैसे होते हैं, न्यून कोण। अब दोस्तों, न्यून कोण आप जान लीजिए क्या होता है। 90 अंश से कम का कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है। ये 90 अंश है तो यहाँ वाला कोण ये भी 90 अंश से कम रहेगा और यहाँ वाला कोण ये भी 90 अंश से कम रहेगा। अब इससे संबंधित एक चीज और जान लीजिए। समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा है इनका अपना अपना नाम होता है। 90 अंश का जो कोण है इसके सामने की भुजा का नाम होता है कर्ण, और 90 अंश के कोण के सामने की भुजा का नाम हो गया कर्ण, और ये आधार होता है, और ये क्या है, लंब है। वैसे तो दोस्तों आधार और लंब दोनों आपस में अदले बदले जा सकते हैं। अगर हमने इसको आधार बना दिया तो ये लंब हो गया। अगर हमने इसको आधार ना बनाया होता, इसको बना देते आधार, तो बन जाता लंब, ये लंब हो जाता। यानी कर्ण फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा ही कर्ण रहेगी। आधार और लंब आपस में अदली बदली हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं भुजाओं में संबंध। भुजाओं में संबंध क्या है दोस्तों। ये जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं से संबंधित एक सूत्र आपने बचपन में ही तैयार किया होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये है क्या आखिर, इस चीज को जान लीजिए। ये कहता है ना कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण वाली भुजा है उस कर्ण वाली भुजा को लेकर अगर एक वर्ग बनाए, ये ऐसे, है ना। मान लो यहां तक गया और इसको लेकर के एक वर्ग बना दिया ऐसे, ये यहां हो गया। और ये आधार को लेकर के भी एक वर्ग बनाते हैं, है ना। और लंब को लेकर के भी एक वर्ग बना लिया। ये यही कहता है, ये कहता है कर्ण पर बना वर्ग आधार और लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर ये भुजा के है तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि ये वर्ग है तो k का वर्ग बराबर किसके होगा, इन दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा। इसका देखिए ये भी एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, l स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a स्क्वायर होगा, है ना।
तो कर्ण पर बना जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका यही मतलब है। अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, आधार, लंब और कर्ण, ये तीनों जो भुजाएं होती हैं ये फिक्स होती हैं। अगर ये 3 है तो ये 4 रहता है और ये 5 रहता है ना। अगर आधार 3 है तो लंब 4 रहता है, कर्ण कितना रहता है? 5 रहता है। अब इसको हमने डबल कर दिया तो ये हो गया 6, इसको भी डबल कर देंगे ये हो जाएगा 8, इसको भी डबल कर देंगे हो जाएगा 10। अगर आधार 6 है, लंब 8 है तो कर्ण कितना होगा? 10 होगा। अब इसको 3 गुना कर देते हैं, है ना। 3 3 9, वैसे ही 4 3 12 और 5 3 15 हो जाएगा। वैसे ही 4 गुना भी कर सकते हैं, है ना। 3 चौक के 12, है ना, और 4 चौक के 16 और 5 चौक के 20। इस तरह से इनको आप बढ़ाते चले जाओगे। तो ये हमेशा याद रखना, है ना, कि 3 4, अगर आधार और लंब 3 और 4 हैं तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा। ये 6 और 8 हैं तो ये कितना होगा? 10 होगा। ये 9 और 12 हैं तो ये कितना होगा? 15 होगा। ये 12 और 16 हैं तो ये कितना होगा? 20 होगा। अब देखिए, इसे कहते हैं ट्रिपलेट, है ना। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कहते हैं। अब देखिए, कुछ और भी हैं, उनको भी याद रख लीजिए। वैसे तो ये तो याद हो जाएंगे वैसे ही, क्योंकि 3 4 5 है, डबल किया तिबल किया ऐसे ये एक रिलेशन बन जाता है जो कि याद हो जाता है। अगर आपका आधार, लंब और कर्ण, है ना, आधार अगर 5 है तो ये 12 होगा, तो ये 5 है तो 12 है तो ये कितना होता है? 13 होता है। अब देख लेना, 13 का वर्ग करने पर जितना आता है उतना ही इन दोनों का वर्ग का योग आएगा, है ना। अगर ये 9 है, आधार 9 है, तो लंब कितना होगा? 12 होगा और कर्ण कितना होगा? 15 होगा, है ना। और ये अगर 7 है, आधार अगर 7 है, लंब कितना होगा? 24 होगा और कर्ण कितना होगा? 25 होगा। तो ये 25 का वर्ग जितना होता है ना, इन दोनों के वर्ग का योग भी वही होता है। इसी चीज पर ये बेस्ड है। इनको आप याद कर लो तो अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता है फिर भी आपके पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले का उपयोग करके आप लगा पाओगे। चलिए देखते हैं अब इसके क्षेत्रफल और परिमाप को। क्षेत्रफल और परिमाप। देखिए, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए, थोड़ा सा है। क्षेत्रफल क्या है? हम क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल में कर्ण शामिल नहीं होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये शामिल नहीं होता है। इसको हम छोड़ देंगे तो जो दोनों भुजाएं बचती हैं, आधार और लंब, इन दोनों के गुणनफल का आधा, है ना। जैसे आधार अगर 3 है, लंब अगर 4 है, कर्ण अगर 5 है, तो कर्ण को छोड़ दीजिए तो बचेगा 3 और 4। 3 4 का गुणा करके आधा कर लो, 3 चौक के 12, 12 का आधा 6, है ना। यानी इसका क्षेत्रफल का यूनिट कितना होगा? 6 होगा। वैसे ही इनमें भी कर्ण को हटा देंगे, जो आधार और लंब है इनका गुणा करके आधा कर देंगे। 6 गुणे 8, 6 8 48 और उसका आधा हो जाएगा 24, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? इसका क्षेत्रफल क्या है? 1/2 है। आधा करने के लिए कह रहे थे ना, इसीलिए आधा करने के लिए 1/2 हमने रख लिया है। त्रिभुज, ये क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे लंब। अभी हमने बताया ना, लंब और आधार का ही रोल है, कर्ण नहीं है, है ना। तो लंब गुणे आधार कितना हो जाएगा? या फिर आधार गुणे लंब कह सकते हो। ये हो गया क्या? क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होगा? परिमाप तो आप जानते ही हो, है ना। परिमाप का मतलब बाहर बाहर की माप। अगर हमारे त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है ना, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, ये वाला क्या है? 6। अगर मान कर चलते हैं,
अगर ये 4 है, 5 है, 6 है तो तीनों को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। परिमाप का मतलब ये होता है बाहर-बाहर की माप, और बाहर-बाहर की जो भुजा है उनकी तीनों की लंबाई जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। परिमाप में क्या लिख सकते हैं? तीनों भुजा का योग। तीनों भुजा का योग। तीनों भुजा का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। अब देखते हैं माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर एक ऐसे त्रिभुज बना है ना? ऐसे बना लिया एक त्रिभुज, और त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को हम मिला लें। जैसे इस त्रिभुज की इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, और है ना, इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, और इस वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है यहाँ पर कुछ आएगा, है ना, और इसका यहाँ पर कुछ आएगा। अब हम तीनों को मिला लेते हैं ऐसे, है ना, ऐसे, इस तरह से। तो अगर हम इन तीनों को मिला लिए तो देखिए ये जो भुजा थी वो क्या हो गई? आधी हो गई ना। ये जो भुजा थी वो भी मध्य में मिलाया गया है तो आधी हो गई है ना। ये भुजा क्या हो गई? आधी हो गई। तो कुल मिलाकर ये वाला किसके बराबर होता है? इसके बराबर, आधा, है ना। और ये वाला किसके बराबर है? ये वाला इसके बराबर है, आधा हो गया, है ना। जितना ये है उतना ये है। और ये वाला किसके बराबर होगा? ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। पूरी भुजा का आधा हो गया। तो इसके मध्य बिंदुओं को मिला करके बनाने पर जो त्रिभुज बनता है बीच में, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपको वो भुजा मालूम है, जैसे यहाँ से किसी एक को उठा लेते हैं, 12, 16, 20 को उठा लिया। अगर पूरे त्रिभुज का, है ना, पूरे त्रिभुज की इसकी पूरी लंबाई कितना है? 12 है। ये कितना है? 16 है। और ये कितना है? 20 है। तो ये वाला जो अंदर त्रिभुज बन रहा है वो कैसे बनेगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए पूरी भुजा का आधा हो गया तो ये आधा हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 6। ये वाला भी टोटल 16 था, आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8। ये वाली भुजा 20 थी, उसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10। और आप जानते हो समकोण त्रिभुज, है ना। एक चीज ये भी जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बीच में जो त्रिभुज बनता है वह भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। ये वाला भी समकोण त्रिभुज है। ये वाला जो छोटा सा त्रिभुज है ये भी समकोण त्रिभुज है। ये वाला जो त्रिभुज है यहाँ पर यह भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। और ये वाला भी आपका समकोण त्रिभुज ही बनेगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जितने भी त्रिभुज बनेंगे सब के सब समकोण त्रिभुज बनेंगे, है ना। और इनका क्षेत्रफल कितना होगा? टोटल भुजा का आधे बिंदु पर हमने मिलाया है तो आधा कर लिया। और आपको हमने बताया है कि क्षेत्रफल में कर्ण का रोल नहीं होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा का रोल नहीं होता है। इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों का गुणा करके आधा कर देंगे। इन दोनों का गुणा करके आधा कर लेंगे। अभी यहाँ पर तो हमने सूत्र बताया ही कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो जितनी भुजा थी उसका आधा आधा कर लिया। आधार ये है, लंब ये है, जो 10 था वो क्या था? कर्ण था। और क्षेत्रफल में क्या रहेगा? 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, कर्ण नहीं रहता है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। इसका भी क्षेत्रफल का सूत्र यही होगा, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। लंब गुणे आधार। आपको मालूम है लंब और आधार का गुणा करेंगे, बटे 2 है तो आधा कर देंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, 6 8 48, उसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके परिवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज है तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों ऐसे ही आपका एक त्रिभुज है, मान लिया समकोण त्रिभुज यही है ना। इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यानी इसके बाहर बाहर एक वृत्त बनेगा, ऐसे। इसके बाहर बाहर क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो यही कह रहा है। तो हमेशा जानते रहिए कि इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या इसके कर्ण का आधा होती है। देखिए ये यहाँ से ले करके यहाँ तक ये एक क्या बन रहा है?
ये एक जीवा बन रही है ना, जिसको आप व्यास कह सकते हो, है ना। वृत्त का क्या है, ये व्यास है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। और जो जिसको हम व्यास कह रहे हैं ना त्रिभुज में, वही कर्ण है। अतः परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, कर्ण का आधा होती है। त्रिज्या कितनी होती है, कर्ण बटे 2 होती है, कर्ण का आधा होती है। इस चीज को जानते रहिएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए लंब और आधार दोनों को जोड़ देंगे। एक चीज और दोस्तों आपको बता दें, है ना, यहाँ पर अभी आपने देखा कि आधार था 9, लंब था 12 और कर्ण था कितना, 15। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण। सबसे बड़ा कौन है, कर्ण है। अब ये कर्ण भले ही इन दोनों से बड़ा है, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इन दोनों के जुड़ जाने के बाद ये छोटा हो जाता है। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है तो स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू कैसे आएगी, आधार और लंब जोड़ करके, आधार और लंब जोड़ लेंगे तो देखो, आधार और लंब जुड़ जाएंगे तो कर्ण से ज्यादा हो जाएंगे, आधार लंब जुड़ जाएंगे तो कर्ण से ज्यादा हो जाएंगे। फिर उसमें से कर्ण को क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटा करके फिर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। घटा करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे, और घटाकर आधा कर देने से आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, है ना। यानी लंब धन आधार धन लंब माइनस कर्ण बटे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए यहीं पर अगर ये हम ये कहें कि ये 3 है, ये 4 है, और ये कितना है, 5 है, तो ये दोनों लंब और आधार जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और 3, 4 3 7, 7 से 5 घटा लिया, बचा कितना, 7 से 5 घटा लिया 2, और 2 का आधा कर देंगे, यानी 2 के बटे में 2 कर देंगे। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग परिवृत्त को समझ गए होंगे। परिवृत्त मतलब कर्ण का आधा कर देने पर परिवृत्त की त्रिज्या आती है ना। अंतःवृत्त की त्रिज्या लंब और आधार जोड़ करके उसमें से कर्ण घटा करके 2 से भाग देने पर अंतःवृत्त की त्रिज्या आती है। और क्षेत्रफल को भी आप जानते रहिए कि कर्ण का रोल नहीं होगा क्षेत्रफल में, है ना। कर्ण को छोड़ करके लंब और आधार का गुणा करके बटे 2 कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ आधार और लंब का गुणा करके बटे 2 कर दिया गया है ना। और परिमाप में आप जानते हैं तीनों भुजाओं का क्या होगा, योग होगा। और इस ट्रिपलेट को भी याद रखना, ट्रिपलेट भी काम में बहुत आते हैं, क्योंकि इनको अगर आपको याद है तो देख करके आप अपना आंसर लगा सकते हो, कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से कुछ और चीजें हमको सीखने को मिल जाएंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से इनके भीतर बने छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों क्या है ना कि कंडीशन यही है, इस तरह से आपको एक त्रिभुज मालूम है, इसकी भुजाएं कितना है, 18, 24 और 30 है। ये 18 है, ये 24 है, और ये कितना है, 30 है। इनके मध्य बिंदुओं को मिलाना है तो ये वाला मध्य बिंदु, इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, और इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है। इन तीनों को मिलाया गया, है ना। जब तीनों को ऐसे मिला देंगे तो इस बीच में बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। और अभी हमने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है कि लंब और आधार का गुणा करके आधा कर देना है। और यहाँ पर जो भुजाएं हैं, जैसे ये 24 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 12। ये 18 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 9। ये 30 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 15। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा करके आधा कर लीजिए। इन दोनों का गुणा करेंगे, आधा कर लेंगे, तो देखिए 2 छक 12,
6 नवा का 54, कितना हो गया 54 सेमी स्क्वायर हो गया। भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में थी, अतः ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। परिवृत्त यानी बाहर वृत्त जो बनता है वो बड़ा होता है, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर से दिखाते हैं। अंतःवृत्त जो होता है वो छोटा होता है, उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं। और कैपिटल आर बराबर, अभी हमने बताया पीछे कि कैपिटल आर अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में आपका जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है वो कर्ण का आधा होती है। तो देखिए 12, 16 और 20 में सबसे बड़ी भुजा कौन है, 20 है, तो यही है कर्ण। और इसी कर्ण का आधा यानी 20 का आधा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या को निकालने का हमने फार्मूला बताया। क्या बताया था कि आधार और लंब दोनों को जोड़ लेंगे और कर्ण को घटा देंगे, उसके बाद आधा करेंगे। तो 12 और 16 को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 में 12 और 16 दोनों जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 28 होगा। 12, 16, 28, 28 से 20 कम कर देंगे तो कितना होगा, 8, और 8 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अतः अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 14√2 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अतः वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। और परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, हमने बताया है परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो कर्ण का आधा होता है। कर्ण की लंबाई 14√2 है, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 7√2। कितना होगा, 7√2 होगा। अब देखिए त्रिज्या मालूम हो गया तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ पर 7√2 है और यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुणे 7√2 है। 7√2 है तो ये क्या हो जाएगा, 7√2 गुणे 7√2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया हमने, है ना। ये 7 को 7 कैंसिल कर देगा, है ना। √2 से गुणा करके √4 बना लेगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो हो जाएगा 22 गुणे ये वाला 7 बचा है, 2 दूना 4, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 2। गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 14 दूना 28 के 8 हासिल हुआ 2 और 14 दूना 28, 2 30 हो गया, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों चीज़ें इजी हैं, आसान हैं, आप अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से और आसान होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।